हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट एडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल या एसएससी की और परीक्षाओं में जो अर्थशास्त्र के प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस। और ये सीरीज हमारी चल रही है। इसके पहले भी मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका हूं, तो जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो अगेन उनको भी देखिए जा करके। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स में रिपीट हो जाए या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, चीजें थोड़ा सा ऑप्शंस में बदल दी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जुड़े रहिएगा एंड तक, शानदार डिस्कशन भी आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन। उसके पहले मेरे बारे में कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर फटाफट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? कौन सी संस्था को विश्व बैंक में सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? सुलभ कर्ज विंडो के नाम से 4 ऑप्शंस हैं। आईडीबीआई, आईडीए, आईएमएफ, आरबीआई। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बोलते हैं इससे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आरबीआई आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलता है और ये टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताइए ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या लगता है आपको, क्या है इसका सही ऑप्शन? यस, टाइम्स अप। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आईडीए। बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की बात कर रहे हैं। समझिएगा, विश्व बैंक की सबसे पहले 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, और इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह। वो कौन कौन सी 5 संस्थाएं हैं देखिएगा यहां पर। आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, एमआईजीए, आईसीएसआईडी। ये हैं वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन 5 को मिला करके बनता है विश्व बैंक समूह। अब इसको सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा, सॉफ्ट लोन का मतलब है एक ऐसा लोन जो आपको बाजार में चल रही ब्याज दरों से कम दर पे दिया जाता है। तो विश्व बैंक जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनको अपने देश में विकास के लिए फंड्स चाहिए, तो ये प्रोवाइड करता है, वो भी बाजार रेट से कम रेट पर। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होती हैं इनके लोन्स की, और जो स्पैन ऑफ ईयर है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 40 ईयर्स का लोन हो गया, 30 ईयर्स का लोन हो गया। दैट्स वाई इसको सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं। एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसके मेंबर हैं 189 ये हैं इसके सदस्य। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट्स? इनमें से वह कौन सा वक्र है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के संबंध को प्रतिलोम होता दर्शाता है? इनवर्स का मतलब है अपोजिट रिलेशनशिप। ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो कौन सा दिखाता है? पहला है सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र। दूसरा है इंडिफरेंस कर्व, अनाधिमान वक्र। देन है आईएस कर्व, आईएस वक्र। देन है फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र। क्या लगता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए। कौन सा वक्र है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के प्रतिलोम संबंध मतलब इनवर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है? टाइम्स अप। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व समझिएगा क्या दिखाता है। ये है फिलिप्स कर्व, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और इसको मैं समझा देता हूं आपको। एक तरफ आप देख रहे हैं यहां पर इन्फ्लेशन रेट और एक तरफ आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन अब यहां से कंपैरिजन कर लीजिएगा। ये कंपैरिजन है और एक ये कंपैरिजन है। इनका कहना है, फिलिप्स जी का ये कहना था
समझिएगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और इन्फ्लेशन अगर कम होगा, अगर इससे कंपैरिजन करते हैं ये लाइन, तो आप देखिए यहां पर इन्फ्लेशन रेट क्या है, कम है भाई, ये देख लीजिएगा, और ये यहां पर है पूरा पूरा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। यही है इनके बीच का संबंध, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म में चीजें बदल जाएंगी। अगला बताइए जल्दी से। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? पहला है एक्सपेंशन, विस्तार, दूसरा है रिसेशन, मंदी, तीसरा है डेफिसिट, घाटा, चौथा है द बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र। क्या लगता है आपको? शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, मतलब किसी चीज का घट जाना, किसी चीज का बढ़ जाना, ठीक है, बढ़ना या घटना। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है, आप जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको। 4 3 2 1 टाइम्स अप। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, द बिजनेस साइकिल। इसे हम व्यवसाय चक्र बोलते हैं। व्यवसाय चक्र क्या है? व्यवसाय चक्र देख लीजिएगा, ये इस तरीके का होता है व्यवसाय चक्र। आप देखिएगा फिर से, यहां पर एक तरफ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जीडीपी, ठीक है, एक तरफ है समय। समझिएगा, कभी भी स्थितियां जो होती हैं बाजार में एक जैसी नहीं होती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उन उतार चढ़ावों का नाम क्या है समझिएगा। देखिएगा ये पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट है, मतलब बहुत अच्छी है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है, बहुत अच्छी है। आप यहां से देख लीजिएगा, अंदाजा लगाइए, ये पीक पॉइंट है, यहां पे लाइए इसको, ठीक है। तो ये क्या है? जीडीपी बहुत अच्छी है। अब पीक के बाद क्या आया? रिसेशन। ये आप देख रहे होंगे लिखा है रिसेशन। रिसेशन को अगर संभाल लिया गया तो स्थितियां यहीं से बदल जाती। ये वक्र ऐसे भी हो सकता है, यहां से भी बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर संभाला नहीं गया तो कहां चली जाएगी? डिप्रेशन में चली जाएगी। तो रिसेशन के बाद की जब सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर से क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि ये रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये फेज यहां से भी शुरू हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन में जाए। जैसे डिप्रेशन की बात करें तो द ग्रेट डिप्रेशन 1930 में, ठीक है, जब वॉल स्ट्रीट पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया था, तो अगेन ध्यान रखिएगा, मतलब ग्लोबल मंदी के नाम से जाना जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। तो अभी रिसेशन से अगर संभाल लिया तो रिकवरी और एक्सपेंशन यहां से भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल, ध्यान रखिएगा, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और एक्सपेंशन, इस तरीके से चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड मिल गया। वॉल स्ट्रीट कोलैप्स लेड टू, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? वॉल स्ट्रीट में शेयरों के अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? जल्दी से बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन, क्या है इसका सही ऑप्शन? टाइम्स अप। तो दोस्तों अभी आपको बताया मैंने ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है 1930, जब बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, जिसे हम महामंदी कहते हैं। मतलब रिसेशन के बाद की सिचुएशन, रिसेशन से भी बिल्कुल लोवेस्ट डिप्रेशन तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हो गया था पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला बताइए, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, देन कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, अगला है सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से बताइए ABCD क्या लगता है आपको? वित्त आयोग की नियुक्ति। अच्छा ये भी बताइएगा कि इस समय कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है, इस समय कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है? तो टाइम्स अप। समझिएगा, देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल इसके लिए जो आता है वो है 280। आर्टिकल 280 के अंतर्गत
इसकी स्थापना की जाती है और हर 5 साल में कितने, हर 5 साल में इसकी नियुक्ति की जाती है। इस समय जो चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन। हालांकि इसका कार्यकाल जो था वो था 2020 से 2025, लेकिन 2020 में आपको पता है कोविड के कारण इसको एक साल आगे करके 2021 से 2026 कर दिया गया और एक साल टेम्परेरी रूप से भी इसने काम किया है। 15th के हेड कौन है? एनके सिंह, नंद कुमार सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़े आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र या वृहद अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं, शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉज यूज्ड बाई, पहला है जेएम कीन्स, दूसरा है रेगनर फ्रिस्क, तीसरा है रेगनर नॉक्स, अगला है प्रोफेसर नाइट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। किसने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड इस्तेमाल किया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझिएगा दोस्तों, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था? रेगनर फ्रिस्क ने, रेगनर फ्रिस्क ने दिया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। और आगे बात समझिएगा, मैक्रो का मतलब है एक बड़े स्तर पर, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात कर लीजिए, ये सब किसका हिस्सा हैं? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं। मैक्रो का मतलब है जब आप एक पूरे कंट्री लेवल पर आप काम कर रहे हो, कंट्री लेवल के बारे में जब सोच रहे हो, तो वो सभी बातें कहां पर आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एम ऑफ डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम वॉज टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स टू, भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना है? पहला है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग को, दूसरा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, तीसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को, देन है बिग एक्सपोर्ट्स, बिग एक्सपोर्ट्स, बड़ी निर्यात कंपनियों को। क्या लगता है आपको? योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बताइए। डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम क्या है? डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम, टाइम सब समझिएगा। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? कुछ वर्ग के लिए एक अलग ब्याज दर, बाकी सभी के लिए अलग ब्याज दर, ये होता है। मार्केट रेट कुछ भी चल रहा हो लेकिन उनसे हमेशा कुछ कम लिया जाएगा, तो इसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और समझिएगा यहां पर, जैसे कि केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम के अंतर्गत ही आता है। किसान क्रेडिट कार्ड, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जो हमारे या आपके पास है उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है वो है 7% पर ईयर का, और वो भी अगर फसल पे चुका देते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4% पर एनम का ही ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। स्वयं सहायता समूहों को, जो SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिन्हें स्वयं सहायता समूह कहते हैं, इनको भी सरकार की तरफ से जो ऋण दिया जाता है, ठीक है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे होता है, मतलब डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम का पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इसके अंतर्गत बैंक के एम्प्लॉइज भी आते हैं। अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं या आपके फादर वगैरह या आपकी मदर बैंक में काम करती हैं, तो उनको जो लोन मिलता है वो जो दूसरे से लिया जाता है इंटरेस्ट रेट, उससे हमेशा कम होता है। चलिए अगला बताइए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाई, विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? विशेष आहरण अधिकार, पहला ऑप्शन है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, देन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देन है WTO, विश्व व्यापार संगठन। किसने बनाए थे स्पेशल ड्राइंग राइट्स? योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्या लगता है आपको? ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए। 2, 1। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है C, IMF। अब अगेन समझिएगा SDR क्या होता है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं इसको। ये पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, पेपर गोल्ड, ठीक है। समझिएगा SDR IMF ने क्रिएट किया था, ये इसकी बुक कीपिंग करेंसी है। बुक कीपिंग करेंसी मतलब SDR के
आधार पर ही IMF अपने अकाउंट्स को मैनेज करता है और ये 5 करेंसी से मिलकर के बनता है जिसे हम SDR बास्केट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? SDR बास्केट। कौन कौन सी हैं यहाँ पर? यहाँ पर है US डॉलर, ठीक है, US डॉलर है यहाँ पर, यूरो है यहाँ पर, ठीक है, येन है यहाँ पर, युआन है यहाँ पर, युआन मतलब चाइना का, जिसे हम रेनमिनबी के नाम से भी जानते हैं, रेनमिनबी, ठीक है। देन पांचवा यहाँ पर आता है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटेन, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 करेंसी से मिलकर के बना होता है SDR, ठीक है। और IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, जहां पर वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। IMF के जो मेंबर हैं वो इस समय है 190, ध्यान रखिएगा 190 मेंबर। चलिए अगला देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंप्लाइज कॉपरेशन बिटवीन, संयुक्त क्षेत्र की संख्या संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, तीसरा है डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच, देन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। ज्वाइंट सेक्टर की बात हो रही है, ज्वाइंट सेक्टर किसके बीच में कॉपरेशन मतलब सहयोग की भावना को विकसित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टाइम्स अप, समझिएगा इसका जो सही ऑप्शन है वो ए। भाई ज्वाइंट सेक्टर का मतलब है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। आप भारत में देखेंगे क्योंकि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। यहाँ पर आप देखते हैं किसी भी क्षेत्र में सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बैंक का, समझिएगा। अब सरकारी बैंकों की बात करें तो जैसे SBI क्या हो गया? पब्लिक बैंक हो गया। प्राइवेट ICICI, इस तरीके से, समझ गए या नहीं? किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, आप टेलीकॉम के क्षेत्र में बात कर लीजिएगा तो सरकारी BSNL, ठीक है, और जियो क्या है? प्राइवेट है, एयरटेल क्या है? प्राइवेट है। तो अगेन मिलकर के काम करते हैं, सहयोग स्थापित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है ज्वाइंट सेक्टर का सिस्टम। दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही शानदार सेशंस में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।